हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की ये वीडियो के अंदर हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। इसमें से हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर किए हुए हैं जिससे आपका एक कंप्लीट चैप्टर कवर होगा थ्रू दी एमसीक्यू। तो ये सारी जो है सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, मुझसे पहले आंसर देने का, और फाइनल स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। अच्छी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किया कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया। भारत में जो कृषि है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, इट एम्प्लॉयज नियरली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ये हमारी आबादी का मतलब जितनी भी हमारे पास जनसंख्या है उसका लगभग 67% को रोजगार प्रदान करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। ये उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इट प्रोवाइड्स फूड टू होल पॉपुलेशन। यह पूरी आबादी को भोजन प्रदान करता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि कई स्टूडेंट जल्दबाजी में ए ऑप्शन देखेंगे और करेक्ट होकर चले जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। सारे ऑप्शंस को केयरफुली देखना है और उसके बाद ही आपको आंसर्स फिल आउट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि की प्रणाली का वर्णन करता है जहां पर एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बड़ी सी जमीन होती है और एक ही फसल उसमें उगाते हैं। तो इस टाइप के एग्रीकल्चर, इस टाइप के कृषि को क्या बोला जाता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फर्स्ट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ऐसा एग्रीकल्चर जहां पर एक लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप को उगाया जाए, तो उस टाइप के एग्रीकल्चर को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी कि रोपण कृषि बोलते हैं। सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल लैंड्स विद द हेल्प ऑफ एंशिएंट टाइम टूल्स। किस प्रकार की खेती में प्राचीन काल के औजारों की सहायता से छोटी भूमि पर कृषि की जाती है। मतलब पुराने जमाने के सामान से कृषि की जाती है, छोटी भूमि होती है, और मेनली जो है ना उनका मकसद होता है सिर्फ अपने लोगों के पेट भरने तक का ही वो प्रोडक्शन करते हैं। और उन्हें मतलब उनका मेन मकसद तो सामान को, मतलब जो भी वो फसल उगा रहे हैं उसको बेचना नहीं, बल्कि खुद को मतलब खुद का जो है भरण पोषण करना होता है। और वो बहुत ही मतलब पुराने तरीके से खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो उस टाइप के एग्रीकल्चर को हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं और आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा जो है ना आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उस वो जिसका जस्ट आपका अपोजिट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब कि बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है, वो भी एक ऐसे जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। कमर्शियल फार्मिंग को लेकर अभी हमारा एक आध क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें हम देख लेंगे। नेक्स्ट है, अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, chemical fertilizers, insecticide, pesticide, etc. are used to obtain higher productivity। खेती का एक ऐसा प्रकार जिसमें हम हाई प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए जो हम क्या करते हैं, आधुनिक इनपुट्स मतलब आधुनिक मशीनों का, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, इन सबों का ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। तो उस टाइप के कृषि को, उस टाइप के एग्रीकल्चर को, उस टाइप के फार्मिंग को क्या बोला जाता है। ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या होता है, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी सो दैट कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। उनका खेती का मकसद होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्या करें, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, फिर हम उसको मार्केट में बेचें। तो इस टाइप के फार्मिंग को बोला जाता है कमर्शियल फार्मिंग। जहाँ पर आ गया ना प्रॉफिट की बात, वहीं पर बात आ जाती है कॉमर्स की। नेक्स्ट है, वाई पल्सेस आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। दलहनों, दाल जो पल्सेस होते हैं उनको अन्य फसलों के साथ बारी बारी से क्यों उगाया जाता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों कहा जाता है कि एक ही मतलब एक ज़मीन पे आप ऐसा मत करो कि हर साल गेहूं चावल ही बस लगाते रहो। कभी ना कभी रोटेशन में हमें कुछ पल्सेस को भी ज़रूर लगाना चाहिए। बिकॉज इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जब भी खेत में पल्सेस लगाए जाते हैं तो जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है हमारी मिट्टी में, जो कि फसल जो कि मतलब आगे टाइम पे जब हम कोई और दूसरी फसल लगाएंगे तो उससे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरता दोनों भी बढ़ाती है। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इस वजह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दबाजी में आप ए ऑप्शन को बिल्कुल भी टिक नहीं करेंगे। आगे वन ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस विच डज नॉट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन इनमें से कोई एक ऐसी भी दाल है जो कि
सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में, मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करती हैं, और जिस वजह से लोग जो है इसको लगाने से थोड़ा कतराते से हैं। ठीक है, तो एक ऐसा दाल मतलब जो कि मिट्टी की उर्वरता को रिस्टोर नहीं करता, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम नहीं करता, और वो है अरहर का दाल। ठीक है ना, 6 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। अब आप जो है अपने आपके सिलेबस में रबी है, खरीफ क्रॉप है और जायद क्रॉप है। ठीक है ना, तो इसमें हमसे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से जो फसल है ना वो खरीफ का है। खरीफ और रबी, इसमें ना एक चीज़ तो आप याद रखना, देखो खरीफ में 3 डिजिट है और रबी के अंदर जो है 2 डिजिट है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। खरीफ तीन चीज़ से लेकर बना हुआ है, इस तरीके से आप याद रखना। तो खरीफ फसल के अंदर चावल याद रखना, रबी के अंदर गेहूँ याद रखना। तो अगर आपने कभी भी थोड़ा मोड़ा गाँव गए होगे ना, तो उस टाइम आपको पता होगा कि जिस टाइम चावल लगा होता है उसी टाइम दूसरे कहीं खेतों में मक्का दिखता है, उसी टाइम हमें उड़द भी दिखता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि ये तीनों फसल जो हैं वो खरीफ के हैं। नेक्स्ट है हाउ मच रेनफॉल इज रिक्वायरिंग फॉर ग्रोथ ऑफ व्हीट। गेहूं की वृद्धि के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, हमसे पूछा हुआ है कि जब हम गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हमें कितनी बारिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो गेहूं की वृद्धि के लिए, मतलब गेहूं के लिए, चावल के लिए, हर चीज़ के लिए आपको ना मतलब मेनली इन 2 चीज़ों का तो आपको याद रखना है। तो गेहूं के लिए अच्छा जो है चावल से थोड़ी सी कम बारिश की ज़रूरत होती है, और वैसे भी इसका सीज़न आप देखोगे तो अलग टाइम पे, ये रेनी सीजन में हम नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है तब हम इसको लगाते हैं, और गर्मी में इसको काटते हैं लगभग। तो जो आपका है गेहूं की वृद्धि के लिए आपको याद रखना है 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली, 50 से 75 सेंटीमीटर सालाना बारिश की आवश्यकता होती है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोइंग व्हीट क्रॉप। गेहूं की फसल को उगाने के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है इट नीड्स कूल क्लाइमेट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड वार्म क्लाइमेट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गेहूं की फसल के लिए जब वो ग्रो करता है तब तो हमें जो है कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, ठंडा सा टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन जब वो पक रहा होता है ना, गेहूं के पकने का जब टाइम आता है और उसके बाद हम उसकी कटाई करते हैं, तो उस टाइम पे जो है हमें वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। हिंदी में देख लेते हैं, इसके बढ़ने के दौरान ठंडी जलवायु और पकने के समय जो है गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारे ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जब वो बढ़ रहा होता है तो हमें मानसून मतलब जो है हमें ठंडा टेम्परेचर चाहिए, और जब वो पक रहा होता है तो उस टाइम पे गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो करेक्ट बिल्कुल समय होता है गेहूँ के लिए। नेक्स्ट है विच क्रॉप्स आर ग्रोन विद राइजिंग मानसून। बढ़ते मानसून के साथ कौन सी फसलें उगाई जाती है। जब मानसून का टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम पे खरीफ की फसलें लगाई जाती हैं, और आप सभी देखोगे कि बारिश के मौसम में धान जो है लहलहाते नजर आते हैं, और धान से निकलता है चावल। तो चावल जो है आपका खरीफ फसल है, तो बढ़ते मानसून के साथ खरीफ फसल लगाई जाती है। नेक्स्ट है द एनुअल रेनफॉल नेसेसरी फॉर ग्रोइंग राइस क्रॉप। चावल को उगाने के लिए कितने बारिश की आवश्यकता होती है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो चावल के लिए 100 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स अगर बारिश मिलेगी तो जो है चावल अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन ग्रोथ। गन्ने की वृद्धि के लिए कितना तापमान रेंज चाहिए होता है, मतलब किस टेम्परेचर के अंदर जो है गन्ना अच्छी तरीके से उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, ये हमसे पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रख लेना 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में फ्लैक्चुएट करेगा तो हमारा जो गन्ना है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। नेक्स्ट है व्हाट इन्वायरमेंट कंडीशन रिक्वायर फॉर ग्रोथ ऑफ रबर। रबर की खेती के लिए किस पर्यावरणीय स्थिति की आवश्यकता होती है। अब रबर हमारे देश में हर जगह नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसका जो है ना इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है थोड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो कहीं कहीं पर ही हमारे यहाँ होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि रबर की खेती के लिए बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, नम्र और आर्द्र जलवायु चाहिए। टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। रेनफॉल होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर, बारिश सबसे ज़्यादा चाहिए होता है इसमें। टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए, मतलब कि तापमान भी ठीक ठाक होना चाहिए। बारिश भी 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वहाँ का जो जलवायु है वो उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी रबर की खेती हो पाएगी। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉटन इज अ क्रॉप ऑफ।
कपास जो है किस वाले मतलब रबी है खरीफ है, ज़्यादा ही हमसे पूछा हुआ है कि कौन से मौसम की फसल है कॉटन। कॉटन इज़ अ क्रॉप ऑफ, जो है कॉटन है वो आपका खरीफ सीजन है, ठीक है ना। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब कि खरीफ बोले तो जब चावल होता है उसी टाइम पे ही कपास भी होता है, कॉटन। नेक्स्ट है व्हाट इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नीडेड फॉर कॉटन ग्रोथ। कपास की वृद्धि के लिए किस पर्यावरणीय स्थिति की आवश्यकता होती है, मतलब कपास की खेती के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए हमसे पूछा हुआ है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि कपास को हम काली कपास भी बोलते हैं, क्योंकि ये काली मिट्टी में बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है। और इससे पहले वाले चैप्टर का जो मैंने एमसीक्यू कवर किया उसमें मैंने सब कुछ आपको मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सी मिट्टी में इसका प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो कपास की वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूमस से भरपूर काली मिट्टी चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, चमकदार धूप चाहिए और हल्की बारिश चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, जिस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन रबी सीजन। रबी के मौसम में इनमें से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। तो जौ हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, बार्ली, वीट एंड मस्टर्ड, ये तीनों एक साथ उगाए जाते हैं और ये रबी के मौसम में उगाया जाता है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन इज कॉल्ड। एक शॉर्ट सीजन जो कि समर मंथ में के लगभग हमें देखने को मिलता है, जबकि रबी और खरीफ के बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है, एक छोटा सा मौसम होता है, उसमें भी हम बहुत सारी फसलें उगा डालते हैं, खीरा ककड़ी इस टाइप की चीज़ें। तो उस टाइप के उस टाइम का जो सीज़न होता है ना, उसे हम जायद सीजन यानी जायद ऋतु बोलते हैं। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज प्रोक्यूरमेंट प्राइस। प्रोक्यूरमेंट प्राइस या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको लेकर कृषि बिल को लेकर अभी तक भी चल रहा है, तो वो होता क्या है। द एश्योर्ड प्राइस विथ विच गवर्नमेंट परचेजेस द क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स। एक फिक्स, मतलब कि गवर्नमेंट जो क्या करती है ना, फसल को बोने से पहले, बुआई से पहले ही अनाउंस कर देती है कि हम इस साल गेहूं को या चावल को या फिर किसी भी फसल को इस रेट पे हम आपसे खरीद लेंगे। तो एक वो फिक्स प्राइस होता है कि एक इतना तो किसानों को पक्का पक्का मिलेगा ही, और गवर्नमेंट तैयार हो जाती है कि आप कितने ही अमाउंट में ना आप उस चीज़ को हमें बेच सकते हो। तो वो होता है आपका प्रोक्यूरमेंट प्राइस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए और सी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो भी प्राइस डिसाइड होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में होता है, उसमें बीच में इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई भी काम नहीं होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है, पॉवर्टी लाइन हमें क्या दिखाता है, क्या पॉवर्टी लाइन से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में कितने गरीब लोग हैं, बिल्कुल नहीं। Poverty line signifies minimum income needed to get necessities of life such as food, shelter and clothes. गरीबी रेखा जो है भोजन, आश्रय, भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आय का प्रतीक है। पॉवर्टी लाइन एक ये लाइन दिखा देता है कि इंसान जो है ना अपनी मिनिमम जरूरत के लिए उसको कितने इनकम की आवश्यकता होती है, वो दिखाता है पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपको क्लोज दिखेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इनकम डिनोट करता है, एक मिनिमम इनकम जो कि हर इंसान को चाहिए अपनी मिनिमम जरूरतों को पूरा करने के लिए। और जो इंसान इतना भी ना कमाए तो उसी को गरीबी रेखा से नीचे बोला जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है हमारा 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के मामले में कौन सा प्रमुख क्षेत्र है। हालांकि अगर हम बात करें जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो है जिसका योगदान रहता है वो है हमारा सर्विस सेक्टर, लेकिन रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर काम पे लगे हुए हैं, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। आप ये सोचिए ना, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, अबाउट 66 to 67% लोग जो है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार है वो हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। हालांकि जीडीपी में सबसे कम जो है इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आपका 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है। जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम है उसका जो है क्या मेनली पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ए ऑप्शन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल, सभी को भोजन उपलब्ध होना चाहिए। इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए। और प्रोक्योरमेंट प्राइस को फिक्स करना चाहिए, खरीद मूल्य भी दे। तो ये तीनों जो है आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति के अंदर जो है द
रैपिड इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स एंड मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी। बीच में हमारी कंट्री में हो गया था ना कि हम फूड ग्रेन जैसी चीज़ें, चावल गेहूं जैसी चीज़ें जो है हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था क्योंकि हमारे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। उस वजह से गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसके बाद हमारी कंट्री खुद सेल्फ सफिशिएंट तो हो ही गई और साथ ही साथ हम दूसरे देश को भी अब एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। तो उसी टाइम पे उच्च उपज वाले बीज और आधुनिक सिंचाई तकनीकों की मदद से खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए जो रिवोल्यूशन लाया गया था वही था ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। मेनली उसका मकसद था फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना। नेक्स्ट है व्हाट इन्वायरमेंटल कंडीशन रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन ऑफ टी। चाय के उत्पादन के लिए कौन से पर्यावरणीय स्थिति की आवश्यकता होती है। चाय वहाँ पर होगा जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा, ज़्यादा बारिश होगी, गहरी और उपजाऊ मिट्टी होगी और वहाँ पर गर्म और ठंड मुक्त जलवायु, मतलब हमेशा वहाँ का जो मौसम है वो गर्म होना चाहिए, ठंडी नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे जो कंडीशंस है वो फुलफिल होगा तभी चाय का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इनमें से किस वैरायटी की कॉफ़ी का उत्पादन जो है हमारे इंडिया में किया जाता है। तो कॉफ़ी का जो है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है, जिसमें से अरेबिका नाम की जो कॉफ़ी है उसका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि कॉफ़ी का सबसे पहले उत्पादन हमारे इंडिया में कहाँ हुआ था। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ कॉफ़ी का प्रोडक्शन। 24 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं 25 में रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालने के रूप को मतलब हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। जो आपका सिल्क जो कपड़ा है ना वो आपका एक कीड़े से निकलता है, तो उसके लिए क्या करते हैं पर्टिकुलर रेशम के कीड़ों को पालना होता है। तो उस जो है उस चीज़ को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। निम्नलिखित में से किसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज कोर्स ग्रेन। निम्नलिखित में से किसे मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, जिसको मतलब पुराने ज़माने में तो इंसान भी खाते थे लेकिन अभी फिलहाल चारा के रूप में ही इसका प्रयोग होता है। दैट इज ज्वार, बाजरा एंड रागी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। आगे चलते हैं 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। बागवानी फसलों के रूप में किसे जाना जाता है। तो हॉर्टिकल्चर जैसे आपका टी एंड कॉफ़ी ये बीवरेज क्रॉप है, मतलब इससे मतलब लोग बीवरेज मतलब समझते हो ना, चाय कॉफ़ी एंड ऑल। कॉटन और जूट क्या इसका प्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं सिर्फ अपना फ़ायदा कमाने के लिए। ठीक है, तो उसके अलावा रबर तंबाकू हो गया, ये भी आपका उसी टाइप का हो गया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं ये बागवानी फसलों के रूप में मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप के रूप में जाना जाते हैं। तो 28 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। जोतों का समूहीकरण और समेकन क्या कहलाता है। तो ये बेसिकली है क्या, इट इज़ मतलब ये क्या करता है, छोटे छोटे जो खेत होते हैं ना, क्योंकि आज के टाइम पे सभी ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका यूज़ हम उस पर नहीं कर पाते हैं। अब ट्रैक्टर चलाना है तो छोटे खेत में कैसे चलाओगे, कुछ बड़ा सा आपको प्रोडक्शन करना है वो भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सामूहिकीकरण कंसोलिडेशन ऑफ किया जाता है, जो कि छोटी छोटी ज़मीन को जोड़कर एक बड़े से जोतों का निर्माण करते हैं और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। तो ये है आपका कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाई एग्रीकल्चर इज बिकमिंग लेस प्रॉफिटेबल। क्यों कृषि जो है कम लाभदायक होती जा रही है। क्योंकि सरकार कृषि क्षेत्र में जो है इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रही है, जिस वजह से जो है हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि अभी भी आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ मतलब कितना फसल होगा कितना नहीं होगा ये पूरा मौसम पे डिपेंड करता है। मॉनसून अच्छा रहा तो चावल अच्छा हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो डूब ही जाएगा, नहीं हुआ तो सूख ही जाएगा। तो अभी भी ना इतना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल हो। हमारी कंट्री से और दूसरी कंट्री में कंपैरिजन करोगे ना, वहाँ के किसान बहुत ही प्रोस्पेरस मतलब बहुत ही अमीर होते हैं, एकदम पढ़ा लिखा बंदा फुल ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, उसके बाद वो खेती बाड़ी का काम करता है। और हमारे यहाँ क्या, हम मानते हैं कि जो कुछ नहीं पढ़ा उसको भैया खेती बाड़ी का काम दे दो। तो हमारे यहाँ मेनली रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करती है, इसके अलावा सब्सिडी भी कम देती है और कंट्रीज़ के मुकाबले, इस वजह से ये कंडीशन आई है। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बता दूं कि आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है इस पूरी सीरीज़ को अटेम्प्ट कीजिए
और बाद में फाइनल आंसर्स को मैच कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा और आप चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। दो और वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले, तुरंत मिले। और आपके पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो बहुत अच्छी तरीके से हो जाने वाली है चैनल से, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, आलतू फालतू कुछ भी नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वो हम आपके साथ ज़रूर भी वो भी हम शेयर करते हैं, तो इसलिए चैनल के साथ जुड़ जरूर जाइए।